Hello student, welcome back to Rai classes. Today we are going to study the limiting reagent and percentage yield, which is the most important topic of the mole concept. बच्चों आज हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे और उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और न्यूमेरिकल उस पर हम कैसे लगाएंगे। कुछ ट्रिक देखेंगे जिससे हम बड़े आसानी से लिमिटिंग रिएजेंट हम पता कर लेंगे और आसानी से हम लोग प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट से। तो आइए देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट की बात हम लोग करने जा रहे हैं बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है ये? तो लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट is the reactant. Limiting reactant is the reactant that is entirely consumed when a reaction goes to completion, and that reactant which is not entirely consumed known as excess reactant or excess reagent। बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और जो बच जाता है, जो रिमेनिंग रहता है, उसको हम बोलते हैं क्या? एक्सेस रिएक्टेंट। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। अगर हम बात कर लें बेटा कि जैसे अगर आपको 2 ब्रेड दे दिया जाए, 2 ब्रेड, और 1 आपको चीज दे दिया जाए और बेटा आपको सैंडविच बनाना है, तो क्या बनेगा? एक सैंडविच यहां से बन जाएगा, एक सैंडविच बन जाएगा। जब 2 ब्रेड लेंगे और 1 चीज लेंगे तो क्या होगा? सैंडविच बन जाएगा। सैंडविच जानते हैं बेटा, 2 ब्रेड लेंगे और उसके बीच में क्या होगा? चीज को लगा देंगे। तो इसी तरह से अगर हम आपको ये कह दें कि आपको हम 30 ब्रेड देते हैं, 30 ब्रेड देते हैं और चीज जो आपको देते हैं, चीज वो 20 देते हैं बेटा। चीज जो आपको देते हैं वो 20 चीज देते हैं, तो अब आप बता सकते हो कि सैंडविच कितना बनेगा। बोलो बेटा। 2 ब्रेड है और 1 चीज है, तो 2 ब्रेड लिया और उसके बीच में चीज को लगा दिया, सैंडविच तैयार हो गया। वैसे ही आपको अगर कह दिया जाए कि 30 ब्रेड दे दिया जाए और 20 चीज दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ कितने सैंडविच बनेंगे, तो बेटा 30 ब्रेड है तो सिंपल सी बात है, 2 ब्रेड पे 1 चीज चाहिए,
2 ब्रेड पे एक चीज चाहिए, तो 30 पे सिंपल सी बात है बेटा कि आप यहां से क्या करेंगे, 15 चीज लेंगे, क्योंकि 2 में 1 बनता है, यानी 2 में 2 ब्रेड के साथ एक चीज लगता है, तो 30 ब्रेड के साथ कितना लगेगा, 15, और बनेगा क्या, 15 सैंडविच तैयार हो जाएगा। अब एक बात बताओ बेटा, जब आप यहाँ पे 30 ब्रेड लिए और 20 चीज लिए तो 15 सैंडविच तैयार हो गया। तो रिमेनिंग अगर पूछा जाए कि यहाँ पे बचा क्या, क्या बचा, ब्रेड कितना बचा बेटा, ब्रेड यहाँ पे 0 बचा, ब्रेड यहाँ पे क्या बचा, 0, और चीज कितना बचा, 15 आपने यूज कर लिया, तो 5 यहाँ पे चीज बच गया, 5 यहाँ पे चीज बच गया। तो अब आप बता सकते हो कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का आपने डिफिनेशन लिखा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट दैट इज इंटायरली कंज्यूम्ड व्हेन अ रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। जब कोई रिएक्शन होने जा रहा है बेटा, तो जो रिएक्टेंट और जो रिएजेंट कंप्लीटली यूज हो जाता है उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें बताओ कंप्लीटली यूज कौन हो रहा है, ब्रेड हो रहा है या चीज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे ब्रेड कुछ भी नहीं बचा, पूरा का पूरा यूज हो गया, लेकिन चीज आपका 5 यहाँ पे रिमेन हो गया। इसका मतलब कि जो 0 यानी ब्रेड जो हमारा है ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और ये जो चीज बचा हुआ है दैट इज द एक्सेस रिएजेंट। तो क्लियर हो गया बेटा। सबसे पहला हमें ये पहचानना होगा कि जब कोई रिएक्शन दे देगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट है। तो हम रिएक्शन में देख लेंगे कि कौन इंटायरली कंज्यूम हो रहा है, कौन पूरी तरह से यूज हो जा रहा है। जो पूरी तरह से यूज हो गया बेटा वो हमारा क्या होगा, डेट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच गया डेट इज द एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट की डिफिनीशन आपको समझ में आ गया, क्लियर है। आइए एक एग्जांपल हम और देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का, और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई रिएक्शन दे दिया कि a प्लस 2b गिव्स अप c देता है, प्रोडक्ट में आपको c देता है बेटा। ये रिएक्शन दिया a प्लस 2b एंड गिव्स c आपको यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे बेटा आपका अगर आपको वैल्यू दे दे, मान लीजिए A आपको दे दे 5 मोल दे दे, और B आपको जो दिया है वो आपको दे दिया 15 मोल दे दिया, 15 मोल दे दिया बेटा, और ये 5 मोल दे दिया। अब आपको बताना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, A है कि B है। तो सिंपल सी बात है बेटा, हम ये देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट ये बोलता है कि विच इज इंटायरली यूज्ड, जो पूरी तरह से यूज हो जाए इस रिएक्शन में, वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो कैसे पता करेंगे कि कैसे यूज हुआ, कौन कंप्लीटली यूज हुआ, कौन यूज नहीं हुआ। तो बेटा यहाँ पे हम बात कर लेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर देखेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये कितना है, इसका 1 है और इसका 2 है, तो 1:2 का रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मोल आप A ले रहे हैं तो 2 मोल B का यूज होगा। A का अगर 1 मोल आप लेते हो तो B का क्या होगा, 2 मोल यूज होगा। तो अब यहां से बता दो बेटा कि अगर A का 5 मोल लोगे तो B का कितना मोल यूज होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, आप यूनिटरी मेथड से बता दे रहे हो कि 1 में 1A के लिए 2B चाहिए, तो 5 मोल के लिए सिंपल सी बात है 10 मोल चाहिए। तो बेटा यहाँ पे आप रिमेनिंग की बात कर लो,
रिमेनिंग कितना बचा बेटा, ये अगर देखें तो 0 मोल है, इसको अगर देखें तो 5 मोल क्या हो गया, रिमेन हो गया, 5 मोल यहां पे बच गया बेटा। तो सिंपल सी बात है, बोलो विच इज एंटायरली कंज्यूम्ड, पूरी तरह से कौन यूज हुआ, ए या बी। सर ए यूज हुआ क्योंकि ए तो कुछ बचा ही नहीं, तो डेट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, डेट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। एंड दिस वन जो बचा हुआ है इसको हम बोलेंगे डेट इज द एक्सेस रिएजेंट। तो ये बात समझ में आ गई बेटा। यूनिटरी मेथड से आप बता सकते हो कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट है। ये आपको आ गया कि बेटा आप किसी भी रिएक्शन को देख करके आप ये बता सकते हो यूनिटरी मेथड से कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन इसमें ऐसा रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली यूज हुआ है, आप यहां से बिल्कुल पता कर लोगे। अब बेटा लिमिटिंग रिएजेंट का काम क्या है, जरा इसको देख लिया जाए। जो आपका यहां प्रोडक्ट बनता है वो किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पे। बेटा अगर हम कहें कि ये 5 मोल और 50 मोल दोनों मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट अगर आप आगे नहीं बन पा रहा है तो इसका कारण क्या होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास नहीं है, यानी ये जो है यूज हो चुका है। लिमिटिंग रिएजेंट यानी जो हमारा रिएक्टेंट है वो पूरी तरह से ए यूज हो चुका है और इसी पर ये प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटिंग रिएजेंट, याद रखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट ही हेल्प करता है क्या देने में, प्रोडक्ट देने में। तो आइए देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट से अगर हमें प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां से देख लो बेटा, यहां से आप क्लियर कर दोगे कि अगर इसकी बात करें, इस C की बात करें तो ये भी क्या है, 1 मोल है बेटा, ये भी कितना है, 1 मोल है। तो सिंपल सी बात है, यहां से फिर यूनिटरी मेथड लगा दो कि यहां पे A जो है हमारा 1 मोल है तो इसी को देना है। तो 1 मोल से 1 मोल C दे रहा है, 1 मोल A क्या कर रहा है, 1 मोल C दे रहा है। ये रिएक्शन हमें बता रहा है बेटा कि अगर 1 मोल A का ले रहे हैं तो 1 मोल C का मिल रहा है। तो अगर यहाँ से कह दिया जाए कि आपको जो A दिया गया है, आपको जो लिमिटिंग रिएजेंट दिया गया है वो कितना है, 5 मोल है, तो सिंपल सी बात है C भी कितना बनेगा, 5 मोल बनेगा। यहां से आप दे सकते हो, यानी यहां से आप प्रोडक्ट दे सकते हो। क्लियर है बेटा? याद रखिएगा कि आपने क्या किया, दोनों को लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट दोनों को पहचान लिया, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो यूनिटरी मेथड बता दो। यूनिटरी मेथड से क्या कि अगर 1 मोल A है बेटा, यहाँ पे कफिशिएंट क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कफिशिएंट 1 है, तो 1 मोल A हमें 1 मोल C दे रहा है, तो 5 मोल कितना देगा, 5 मोल A हमें 5 मोल C देगा। इस तरह से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोडक्ट है डेट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट को पता करो और लिमिटिंग रिएजेंट पता करके आप रिएक्टेंट निकाल सकते हो। अब आइए, ये तो हो गया यूनिटरी मेथड। अब आपको हम एक ट्रिक देते हैं जिससे और आसानी से आप क्या करोगे कि प्रोडक्ट को पता कर लोगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट को पता कर लोगे। तो आइए उस ट्रिक को हम लोग देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। आइए, ट्रिक जो हम लगाने जा रहे हैं बेटा, ट्रिक जो हम यूज करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रिक है आपको बस ये याद करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमें मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट लेना होगा। मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट आप जान रहे हो बेटा, और मोल आपको लेना है। अगर इस मोल अपॉन
स्टोइकियोमेट्री की वैल्यू कम आई, जिसके स्टोइकियोमेट्री की वैल्यू यानी मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री की वैल्यू जिसका कम आएगा कोएफिशिएंट का, तो बेटा हम ये बोल देंगे लेस वैल्यू वाला जो होगा, लेस वैल्यू वाला वो जो हमारा होगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट, जिसकी वैल्यू मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट आप निकालोगे, जिसकी वैल्यू कम आएगी लेस वैल्यू वाला, उसको आप तुरंत बोलोगे कि सर दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और बेटा अगर आपने मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट निकाला और जिसकी वैल्यू ग्रेटर आएगी, जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी, उसको हम बोलेंगे सर दैट इज द एक्सेस रिएजेंट, दैट इज द एक्सेस रिएजेंट। बस इसी ट्रिक को लेके चलना है बेटा। मोल आप पढ़ चुके हैं तो आसानी से हम मोल निकाल लेंगे और स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट तो दिया ही रहेगा, साथ में रिएक्शन से आप पता कर लोगे और दोनों का क्या करो बेटा वैल्यू निकालो, जिसकी वैल्यू कम आ गई उसको बोल दो बेटा कि दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट से वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। चलिए मान लीजिए आपको एक रिएक्शन देता है बेटा, एक रिएक्शन देता है कि कैल्शियम कार्बोनेट है और इसका रिएक्शन HCl से करा रहा है। क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा CaCl2, बैलेंस करना होगा, CaCl2 और CO2 प्लस वाटर बन जाएगा। ऐसे भी आपको पता है बेटा, किसी कार्बोनेट को जब एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। बेटा ये आपको दे रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम है, HCl आपका 10 ग्राम है, और आपको बताना है दो चीजें बताना है। क्या क्या? कि इसका लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, और दूसरा व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ CO2, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ CO2 मैक्सिमम कितना बनेगा, ये बातें हमें यहाँ पे बतानी है। तो डेट इज योर क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन दे दिया बेटा कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ HCl एंड फॉर्म CaCl2, CO2 एंड वाटर, देन व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड मैक्सिमम प्रोडक्ट of CO2 when CaCO3 is 10 ग्राम and HCl is 10 ग्राम। तो बेटा मोल में बदलना आपको आता है, तो सबसे पहले हम इसको मोल में चेंज करेंगे। मोल में क्या होता है? मोल इज इक्वल टू होता है क्या, बता दो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसका अगर हम बात करें, CaCO3 की बात करें तो 10 ग्राम दिया है, और CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 100 होता है। पता है आपको, Ca का 40, C का 12 और O का 16 × 3 आ जाएगा 100। यानी बेटा ये आ गया 0.1 मोल, ये आपको मिल गया 0.1 मोल। वहीं अगर हम बात कर लें HCl की बात कर लें, कि जरा हम HCl के लिए निकाल लें, HCl के लिए निकालेंगे अगर मोल तो क्या मिलेगा? HCl कितना दिया है? 10 ग्राम दिया है, और HCl का होता है कितना बेटा? H का होता है 1 और Cl का 35.5, कितना हो गया? 36.5 आपका ये आ गया, ये आपका मोल हो गया। चलिए, तो दोनों के मोल हमें मालूम हो गए, लेकिन बेटा हमें क्या मिलेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। हमें क्या लेना है? लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जिसके मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट की वैल्यू कम होगी। तो बेटा मोल मालूम हो गया। अब आइए हम लोग स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं, दोनों का रेशियो। तो चलिए हम बात करते हैं CaCO3 के लिए। तो CaCO3 की बात करेंगे तो कितना आया ये मोल? 0.1 मोल आया ना, 0.1 मोल आया।
और इसके स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करें तो कितना है 1 है, तो 0.1/1 ये 0.1 आ गया। बेटा इसका CaCO3 का जो मोल अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो आ गया 0.1। वहीं अगर हम HCl का निकाले बेटा तो क्या आ जाएगा 10/36.5 है और कोएफिशिएंट कितना इसका है, इसका कोएफिशिएंट 2 है तो इंटू 2 तो ये आ गया 10/70 कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा यहाँ पे ना 73 आ जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं बेटा तो ये आता है 0.14 आता है। अब आप ये देख लो कि बेटा इसका मोल अपॉन कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ रही है 0.1 आ रही है और HCl की वैल्यू कितनी आ रही है 0.14 आ रहा है। तो बड़े आसानी से आप बता सकते हो कि विच वन द लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो वैल्यू CaCO3 की वैल्यू कम है, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि CaCO3 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोल देंगे बेटा CaCO3 इज द लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट। क्लियर दैट आपको लिमिटिंग रिएजेंट बिल्कुल ट्रिक से निकाल लेंगे। कैसे बेटा, पहले मोल को ले लो और मोल को डिवाइड कर दो उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से, जिसकी वैल्यू कम आ जाएगी वो हमारा क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो CaCO3 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और HCl यहाँ पे एक्सेज रिएजेंट होगा। लेकिन आपने बोला है कि सर जो हमारा प्रोडक्ट होगा, हमसे प्रोडक्ट भी बोल रहा है, एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। हमसे लिमिटिंग रिएजेंट बोला, हमने पता कर लिया कि सर CaCO3 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन हमसे ये भी कह रहा है कि आप ये भी पता करो कि कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम कितना बनेगा। तो सिंपल सा बेटा आइए देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम कितना बनेगा। तो एक बात बताओ बेटा, क्या किए हो आप, इसका मोल लिए हो, मोल 10 ग्राम को मोल में चेंज किए CaCO3 से, तो कितना आ गया 0.1 और अपॉन क्या लिए थे आप कोएफिशिएंट लिए थे, कोएफिशिएंट इसका कितना था 1 था। क्लियर, इक्वल कर दीजिए। इसका आप लिए थे क्या मोल, वो आया था 0. कितना आप लिखे थे इसको 10/36.5 और कोएफिशिएंट कितना लिए थे इसका 2 लिए थे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई थी, ये आ गई थी 0.14। चलिए रहने दीजिए इसको। अब हमें पता क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को मान लो बेटा कि ये हमने x ग्राम लिया, x ग्राम, जैसे इसको 10 ग्राम लिया, इसको 10 ग्राम लिया, तो इसको हम क्या मान लेंगे कि x ग्राम हमने इसको ले लिया। अच्छा ये बताओ CO2 का क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास 44 होता है, पता है, C का 12, O का 16 × 2 44, तो 44 हो गया। अब बेटा साथ साथ ये बताओ इसका कोएफिशिएंट कितना है, क्योंकि ये तो मोल हुआ, ग्राम अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ये तो मोल हुआ, कोएफिशिएंट इसका क्या है 1 है, तो ये 1 हो गया। क्लियर, फिर से देख लो बेटा क्या किया हमने, सभी का मोल अपॉन कोएफिशिएंट ले लिया, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल इसका कितना है 10/100, क्योंकि इसका मोलर मास 100 है तो 0.1 आ गया। और कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो कोएफिशिएंट कितनी है 1 है। इसकी बात की मोल की बेटा तो 10/HCl का होता है 36.5 और कोएफिशिएंट 2 हो गया। इसका हमने CO2 का क्या लिया x ग्राम लिया, पता नहीं है बेटा, हमने मान लिया चलो ये x ग्राम है तो x हो गया। और इसका मोलर मास 44 और कोएफिशिएंट 1 है। तो बेटा अभी आपने बोला क्या कि लिमिटिंग रिएजेंट पे ही ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है, इस एक्सेज रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो हम क्या करेंगे 0.1/1 इज इक्वल टू किसको ले लेंगे x/44। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
4.4 क्या होगा, 4.4 आपका ये ग्राम तैयार हो जाएगा। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड आपको इतना मिल जाएगा। क्लियर है, सिंपल है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लो, और लिमिटिंग रिएजेंट अगर पता हो गया तो इसका मोल अपॉन कोफिशिएंट इक्वल कर दो किसके, जो प्रोडक्ट हमें लाना है मोल अपॉन कोफिशिएंट के। मोल तो पता नहीं है उसको, क्योंकि मोल तो पता करना है हमें, ग्राम में पता करना, उसका मास पता करना है। तो क्या करो बेटा, उसको x मान लो, और x मान करके हम यहाँ से वैल्यू उसका निकाल सकते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी तरह से, कि कैसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे और ये देखेंगे। जैसे बेटा आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि N2 प्लस 3H2 gives up 2NH3। ये रिएक्शन पढ़े हुए बेटा, हैबर प्रोसेस है अमोनिया फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि N2 आपको 50 kg दे दिया, H2 आपको 10 kg दे दिया। तो आपको दो चीज़ें यहाँ बतानी है। क्या, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट इस रिएक्शन में कौन है, और साथ साथ ये भी बताना है आपको कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ NH3, मैक्सिमम NH3 कितना बनेगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। N2 plus 3H2 gives up 2NH3, that is very popular reaction, you know, पॉपुलर रिएक्शन है, हैबर प्रोसेस, अमोनिया बनाने का हैबर प्रोसेस है। इसमें बोला गया कि N2 50 kg लिया गया है, H2 10 kg लिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और मैक्सिमम प्रोडक्ट यानी कितना बनेगा NH3 आपको बताना है। तो चलो बेटा अब फिर वही काम करते हैं, अपने ट्रिक को लगाते हैं। 50 kg 10 kg, चलो हम इसको ग्राम मान लेते हैं। 50 kg और 10 kg को ग्राम में मान लो, तो क्या हो जाएगा 50 अपॉन N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा, मोलर मास कितना हो जाएगा, ये N2 का होता है 28, ये मोल हो गया। क्लियर है, डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं बेटा, ये क्या हो गया, दैट इज द मोल, ये मोल हो गया। अगर हम वहीं पे इसके मोल की बात करें तो 10 और अपॉन 2, क्यों, क्योंकि H2 का मोलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास 2 होगा। तो दोनों का मोल हो गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या चाहिए बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपको चाहिए मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो चलो बेटा मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ निकाल लिया जाता है। क्या हो जाएगा बोलो, 50 अपॉन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही आपका ट्रिक है। तो 50 अपॉन 28, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, N2 का 1 है, तो इंटू 1 इज इक्वल टू, दूसरे का ले लो बेटा, क्या है 10 अपॉन 2, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यानी 10 अपॉन 6 हो गया, इज इक्वल टू, चलो इसको भी साथ में लेते हैं, अमोनिया को भी साथ में लेते हैं, क्योंकि अमोनिया का हमें प्रोडक्ट पता करना है। क्या मान लें बेटा, x मान लें, x ग्राम मान लें इसको, और इसका मॉलिक्यूलर मास अगर लेंगे तो कितना आता है अमोनिया का, N का 14 और H का 3, कितना हो गया 14 से 17 हो गया 17। और बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात कर लो, कितना है 2 है। क्लियर और नॉट क्लियर है बेटा। ये हमने क्या किया, 50 kg दिया है, 50 kg 10 kg हमने ग्राम मान लिया, कोई अंतर नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप निकाल लोगे उसको kg में रख करके ग्राम में मान लो। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 50 हो गया इसका अपॉन 28, इसका 10 हो गया अपॉन 2, क्योंकि इसका होता है, तो डेट इज द मोल। ये क्या हमारा है, ये हमारा मोल है, किसका, N2 का और H2 का। और यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमें
यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करेंगे सर? लिमिटिंग रिएजेंट हम पता कर लेंगे कि मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और इसका भी हमने क्या किया है, एक्स मोल मान लिया था। यहाँ पे भी आप मान सकते हैं कि एक्स ले लिया है। तो इसका हम जो लिए थे वो क्या था, एक्स अपॉन 17 था, क्योंकि NH3 का 17 होता है। और यहाँ पे क्या लिया कोएफिशिएंट, तो 2 आ गया। तो बेटा ये आपको क्लियर हो गया कि इन दोनों में बताओ कि आपको विच वन द लिमिटिंग रिएजेंट, 50/28 या 10/6। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं 50/28 को, तो ये करीब आता है 1.78 के करीब आता है। और इसको अगर डिवाइड करते हैं 10/6 के, तो ये आता है 1.66। तो बेटा ये क्लियर हो गया कि ये 1.7 आ रहा है, ये 1.6 आ रहा है। इट मीन्स H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो गया बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और ये क्या हो गया, दैट इज द एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। तो ये बात तो क्लियर है। हमें प्रोडक्ट भी पता करना है, एक्स की वैल्यू पता करना है कि अमोनिया कितना बना। तो बेटा कैसे पता करोगे, आपको ये पता है कि जो प्रोडक्ट में कौन भाग लेता है, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट है क्या बेटा, हमारा H2 है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कितना है आपका, यहाँ पे आप कह दो, यहाँ पे आप ले लो 10/6 है, इक्वल टू यहाँ पे क्या है बेटा, x/72, 17 × 2 यानी 34। तो x इज इक्वल टू बेटा 34 × 10/6। डिवाइड कर दीजिए बेटा, x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कितना आ जाएगा, है ना। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 2 170 हो गया और अपॉन 3। तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा, 3 5 जा 15, 56.6 के करीब आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। इतना आपका अमोनिया क्या होगा, केजी में बनेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे केजी को ग्राम मान लिया है। तो इतना केजी आपका अमोनिया बन जाएगा। तो डेट्स वेरी इजी मेथड, और यू कैन से डेट्स वेरी इजी ट्रिक दैट हाउ वी कैन गेट द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। और सिंपल सी बात है, लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करना भी आपके लिए बहुत आसान हो गया। कैसे, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बेटा यहाँ से हमने क्या किया, पहले मोल पता किया और मोल के बाद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया और यहाँ वैल्यू निकाल लिया। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपको जो है क्वेश्चन एक दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा सल्फर डाइऑक्साइड दिया है और इसका रिएक्शन O2 से करवा रहा है, ऑक्सीजन से करवा रहा है। क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे पता है आपको क्या बनेगा, 2SO3 बन जाएगा। 2SO3 बन गया, SO2 है, O2 और 2SO3 हो गया। ये आपको दे देता है कि ये SO2 जो है 25 ग्राम है और O2 जो है वो 6 ग्राम है, ये 6 ग्राम है। अब आपसे ये बोल रहा है कि व्हाट इज द लिमिटिंग, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा और SO3 का मैक्सिमम अमाउंट क्या बनेगा। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये दो बातें आपको पता करनी है। तो क्लियर हो गया। फिर हम अपने रूल पे आ जाएंगे बेटा। ये ग्राम दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज इनटू मोल। मोल में पहले हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे बेटा, तो 25 इसका मास दे दिया है और SO2 का अगर मोलर मास निकालेंगे तो S का 32 और O का 16 × 2 यानी 32 हियर इज द 64। अगर O2 का पता करेंगे बेटा तो 6 अपॉन
और इसका कितना होता है 32 होता है, 32 होता है। अगर हमें प्रोडक्ट भी निकालना है तो इसको भी ले लें, कितना ले लें x ग्राम ले लें, तो ये हो जाएगा बेटा हमें x अपॉन कितना SO3 का निकाल लीजिए, S का होता है 32 और O3 का होता है कितना 16 × 3 48 और 32 कितना हो गया 80 हो गया, 48 और 32 80 हो गया, तो 80 इसका हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, डेट इज द मोल ऑफ SO2, मोल ऑफ O2, मोल ऑफ SO3। इट इज क्लियर और नॉट क्लियर? क्या किया भाई, मोल हमें पता है वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट 25, मास इसका मोलर मास निकाल लेंगे 64, इसका 6, O2 का 32, इसका x और SO3 का हो गया 80। अब क्या लेना है, हमें लेना है मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो चलो ले लो 25 अपॉन 64 और इंटू 2 कर देंगे, बिकॉज 2 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे क्या लेंगे बेटा 6 अपॉन 32 इंटू 1, यस, और यहाँ पे क्या ले लेंगे x अपॉन 80 इंटू हाउ मेनी 2, दैट इज। अब चलो अब इस रिएक्टेंट को देख के बता दो कि विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। पहले ये बताओ इन दोनों को देख करके कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट को देख के ही हम बता सकते हैं, यानी प्रोडक्ट हम तभी बना पाएंगे जब हमें लिमिटिंग रिएजेंट मालूम होगा। तो बेटा ये हो गया 25 अपॉन 64 इंटू 2 यानी 128, 25 अपॉन 128, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये करीब आएगा 0.19 आएगा बेटा 0.19, और अगर 6 को 32 से डिवाइड करते हो तो ये आएगा आपका 0.18। तो क्लियर हो गया, ये 0.18 आ रहा है। O2 और SO2 कितना आ रहा है 0.19, तो क्लियर हो गया सर, it is the limiting reagent and this one the excess reagent। क्लियर हो गया बेटा, O2 हमारा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि इसका मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 0.18 आ रहा है और इसका मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 0.19 आ रहा है, तो बेटा ये छोटा है, सो डेट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। चलो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो अब प्रोडक्ट में कौन भाग लेगा, प्रोडक्ट में भी यही भाग लेगा, तो प्रोडक्ट में भी ये भाग लेगा, एक्सेस तो लेगा नहीं। तो चलिए इन दोनों को इक्वल करके आप क्या करिए वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल देते हैं वैल्यू। क्या होगा, कितना है 6 अपॉन 32 इज इक्वल टू कितना x अपॉन 82 जा 160, देन x इज इक्वल टू 6 इंटू 160 अपॉन 32। तो बेटा अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लोगे आपको यहाँ पे वैल्यू SO2 का मिल जाएगा कि कितना आएगा, कितना आ जाएगा 16 6 जा 96 अपॉन 32। तो कितनी बार जाएगा, अब आप डिवाइड कर सकते हो, यहाँ से आप x की वैल्यू आपको मिल गया कि आप इस रिएक्शन में SO2 प्लस O2 गिव्स अप SO3 की वैल्यू आप यहाँ से गेन कर लिए। कैसे, बाय द ट्रिक मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या किया, लिमिटिंग रिएजेंट पता किया और लिमिटिंग रिएजेंट से हम वैल्यू निकाल लिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लें जरा, लिमिटिंग रिएजेंट पे एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए कि लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी लेवल का आवे आप क्वेश्चन लगा लो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन, एक रिएक्शन देता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और ये रिएक्ट करता है BaCl2 से, BaCl2 से। तो रिएक्शन पढ़े होंगे बेटा, अगर पोटेशियम सल्फेट का BaCl2 बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो आपको प्रेसिपिटेट मिलता है। किसका प्रेसिपिटेट मिलेगा, BaSO4 का।
और किस कलर का होता है बेटा? वाइट कलर का होता है। याद रखिएगा, प्रेसिपिटेट इसका बनेगा BSO4 वाइट कलर का, और क्या बन जाएगा? +2KCl। ये रिएक्शन दिया बेटा, और कह क्या रहा है कि K2SO4 जो है आपको दे रहा है 100 ml। K2SO4 आपको 100 ml 0.1 m दे रहा है। K2SO4 कितना दे रहा है? 100 ml 0.1 m, 1 m K2SO4 यहाँ पे दे रहा है। और दूसरा जो है बेटा BaCl2, ये भी आपको दे रहा है 100 ml 0.05 m BaCl2। क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे दोनों की वैल्यू दे दिया है। K2SO4 कितना दिया? 100 ml 0.1 m K2SO4, और BaCl2 कितना दिया? 100 ml 0.05 m BaCl2। दोनों को रिएक्ट कराया गया बेटा, दोनों को मिक्स किया गया तो प्रेसिपिटेट बना BaSO4। दोनों के रिएक्शन से क्या बना? प्रेसिपिटेट BaSO4 बना। तो आपको यहाँ पे पता करना है कि बेटा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और दूसरा पता करना है कि BaSO4 मैक्सिमम कितना बनेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बेटा। K2SO4 और BaCl2 की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पता करना है कि मैक्सिमम BaSO4 कितना बनेगा और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो एक बात बोलो बेटा, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दे दिया है, यहाँ पे आपको मोलरिटी दिया है, और आपको पता है कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है, अगर इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मोल मिल जाएगा। तो हम करते क्या है, पहले हम इनका मोल निकाल लेते हैं। तो K2SO4 का अगर मोल निकालें, चूंकि ml में दिया है तो मिली मोल मिलेगा, आपको लीटर में दिया होता तो मोल मिलता, तो लीटर में तो दिया नहीं बेटा, तो 100 × 0.1, अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगा किसका? K2SO4 का। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 × 0.1 कितना हो जाएगा बेटा? 100 × 0.1 यानी 10 m मोल हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, क्योंकि ml दिया इसलिए m मोल लिख रहे हैं। BaCl2 का क्या दिया है? 100 × 0.05, तो बेटा ये कितना हो गया? ये हो गया 5 m मोल। क्या दिया? याद रखिएगा, ये जो 1 दिया है 0.1, ये मोलरिटी दिया है, ये मोलरिटी, और ये क्या दिया है? ml दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो हमें ये मिल गया। तो 10 m मोल ये मिल गया और 5 m मोल ये मिल गया। चलो बेटा, ये क्या हमको मोल तो मिल गया, चलो ये हमको मोल मिल गया, और इसको क्या मान लें हम? इसको मान लें कि ये क्या है? ये x मोल है। कितना है ये? x m मोल है भाई, m इसमें तो इसको भी m में ले लो। चलो ले लिया। अब क्या हुआ? हमें क्या चाहिए? मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा बेटा? 10 m मोल अपॉन, ये कितना है इसका? 1 है, तो बेटा 1। ये कितना हो जाएगा? 5 m मोल अपॉन 1, यस। और ये कितना हो जाएगा बेटा? x अपॉन, ये भी तो 1 है, तो x अपॉन 1। अच्छा बच्चा ये बताओ, ये तो हमको मिल गया मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 10 m मोल और 5 m मोल, तो विच वन द लेस? कौन सी वैल्यू कम है? सर BaCl2 की वैल्यू कम है। आपने बोला है कि मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालेंगे, जिसकी वैल्यू कम आएगी वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो दिस वन व्हाट? दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, that is the limiting reactant or reagent, and this one the, ये क्या हो गया बेटा? एक्सेज रिएजेंट हो गया, एक्सेज रिएजेंट हो गया। क्लियर? ये एक आंसर आ गया।
हमसे लिमिटिंग रिएजेंट पूछा गया तो हम कहेंगे सर BaCl2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट्स मीन लिमिटिंग रिएजेंट? विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड और विच इज लेस कंज्यूम्ड, जो चीज लेस रिमेनिंग, जो कम बचे वो हमारा है क्या है, वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो बेटा आपने ये बोला था कि प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो चलो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ से हम लिमिटिंग रिएजेंट पे, तो लिमिटिंग रिएजेंट से हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है आपका 5 mol/1 इज इक्वल टू, इसका क्या है बेटा x/1, यानी x इज इक्वल टू हो गया 5 mol एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ द x। लेकिन बेटा ये m मोल में आ गया, अगर आपसे कह रहा है मोल में निकालने के लिए तो क्या करोगे बता दो, 5/1000 तो 0 पॉइंट कितना जाएगा बेटा 0.005 क्या ये मोल आ जाएगा। याद रखेंगे 0.055 मोल आ गया। अगर आपसे मोल में आंसर दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, मिली मोल आया हुआ है 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, आपको क्या होगा मोल मिल जाएगा। तो बेटा क्लियर हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालना और लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट निकालना आपको आसान हो गया। बेटा ऐसे रिएक्शंस जो किस पे डिपेंड करते हैं, ऐसे कैलकुलेशन जो रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं उनको क्या बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो ये जितने भी कैलकुलेशन है बेटा ये स्टोइकियोमेट्रिक में है। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। बिना रिएक्शन के इस सॉल्यूशन को हम नहीं लगा सकते, सॉल्यूशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है बेटा, याद रखना कि जो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ रहे हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया होगा और लिमिटिंग रिएजेंट की डिफिनीशन भी आ गया होगा कि जो ऐसे रिएक्टेंट जो किसी रिएक्शन में एंटायरली यूज हो जाते हैं, कंप्लीटली यूज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाते हैं, जो रिमेनिंग हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। और दूसरी कौन सी बड़ी बात याद रखनी है कि जो प्रोडक्ट बनता है किसी रिएक्शन का वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे। ओके, आइए अब हम दूसरा बात करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट तो क्लियर हो गया बेटा, अब हम दूसरा बात करेंगे यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट से ही जुड़ा, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से ही जुड़ा, उसको हम बोलते हैं क्या बेटा, लिख दीजिए परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होता है, परसेंटेज यील्ड क्या होता है, देखिए हेडिंग डाल दीजिए परसेंटेज यील्ड क्या होता है। परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड क्या है बेटा, सुनिए ध्यान से जरा। परसेंटेज यील्ड की बात हमें करनी है तो यहाँ पे हमें दो यील्ड मिलते हैं, एक थ्योरेटिकल यील्ड, याद रखना इसको अगर समझना है बेटा तो हमें थ्योरेटिकल यील्ड मिलता है, और दूसरा जो मिलता है दूसरा वो हमें मिलता है एक्सपेरिमेंटल यील्ड। एक्सपेरिमेंटल यील्ड याद रखेंगे बेटा, दो यील्ड है। इस थ्योरेटिकल यील्ड को हम कैलकुलेशन यील्ड भी बोलते हैं या कैलकुलेटेड यील्ड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कैलकुलेटेड यील्ड। और इस एक्सपेरिमेंटल को हम बेटा एक्चुअल यील्ड भी बोलते हैं, एक्चुअल यील्ड भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, परसेंटेज यील्ड की अगर बात करनी है तो हमें दो चीजें समझ में आनी चाहिए कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या है या उसको हम कैलकुलेटेड यील्ड बोलते हैं, और एक्सपेरिमेंटल यील्ड क्या है या एक्चुअल यील्ड क्या है। अगर जब हम बेटा किसी बैलेंस्ड इक्वेशन से यील्ड निकालते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन से, तो उसको हम बोलते हैं क्या, थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड। बैलेंस्ड रिएक्शन को देख करके हम वहाँ से यील्ड जो लेते हैं बेटा उसको हम बोलेंगे क्या, थ्योरेटिकल यील्ड।
और बेटा जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे जो हमारा यील्ड आता है उसको हम बोलते हैं क्या? एक्सपेरिमेंटल यील्ड। समझ में आ गया होगा बेटा। अगर कोई रिएक्शन लिख रहे हो N2 + 3H2 gives 2NH3, तो इससे अगर यील्ड निकालोगे इस बैलेंस रिएक्शन से, तो डेट इज नोन एज द थ्योरेटिकल यील्ड और कैलकुलेटेड यील्ड। लेकिन बेटा अगर आप एक्सपेरिमेंट करके निकाल रहे हो, उस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो देखोगे उसको बोलेंगे क्या? एक्सपेरिमेंटल यील्ड। दूसरी बात, जब भी आप थ्योरेटिकल वैल्यू निकालोगे बेटा और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालोगे, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। याद रखिए, जब आप थ्योरेटिकल वैल्यू निकालोगे और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालोगे, तो दोनों में डिफरेंस आता है। हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू जो होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बड़ा होता है। थ्योरेटिकल वैल्यू, ध्यान से सुनिए बेटा, थ्योरेटिकल वैल्यू जो होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्सपेरिमेंटल यील्ड। एक्सपेरिमेंटल यील्ड से वो हमेशा ही बड़ा होता है। क्लियर है? एक्सपेरिमेंटल यील्ड से हमेशा ही बड़ा होता है। अगर पूछा जाए ऐसा क्यों? बिकॉज कुछ साइड रिएक्शन के वजह से ऐसे होते हैं। जैसे बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इन सब रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल यील्ड से हमेशा बड़ा होता है। ये बात याद है। तो आप ये दोनों चीज समझ गए। परसेंटेज यील्ड समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड एंड व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल यील्ड। अगर ये दोनों बात समझ में आ गई तो हम लोग बता सकते हैं कि परसेंटेज यील्ड क्या है। तो बेटा परसेंटेज यील्ड द परसेंटेज रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, दैट इज द परसेंटेज यील्ड। तो हम परसेंटेज यील्ड को ऐसे समझा सकते हैं कि परसेंटेज यील्ड इज द percent ratio of experimental yield and theoretical yield। इसी को हम बोलते हैं क्या? परसेंटेज यील्ड। यानी क्या लिख सकते हैं बेटा? हम लिख सकते हैं कि परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड into 100 and that is the परसेंटेज यील्ड। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटा कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड ले लीजिए, थ्योरेटिकल यील्ड ले लीजिए और दोनों का जो परसेंटेज रेशियो है, जो परसेंट रेशियो है, दैट इज नोन एज द परसेंटेज यील्ड और परसेंट यील्ड। आइए आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं कि परसेंटेज यील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। अगर आपको एक रिएक्शन दे दिया जाए बेटा, अगर आपको एक रिएक्शन दे दिया जैसे Mg+S और ये प्रोडक्ट क्या देंगे बेटा? MgS देंगे। Mg का अगर हम बात करें बेटा एटॉमिक मास का, तो ये होता है 24। एस सल्फर की बात करें तो ये होता है 32। बेटा 24 ग्राम ले लो, इसको 32 ग्राम ले लो। और MgS जो बनेगा ये बनेगा बेटा 56 ग्राम एंड दैट इज द थ्योरेटिकल यील्ड, दैट इज द कैलकुलेटेड यील्ड। यानी 56 ग्राम जो हमारा आया, दैट इज द कैलकुलेटेड यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन बेटा जब इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट किया गया
एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया गया तो पाया क्या गया कि इसका जो इल्ड है, एक्सपेरिमेंटल इल्ड जो है वो 50 पाया गया। क्या पाया गया बेटा? 50 पाया गया। इसका क्या एक्सपेरिमेंटल, या इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल इल्ड, इसका 50 मिला। ध्यान से सुनिए, 56 कैसे निकाला बेटा आपने? 56 आपने निकाल लिया कैसे? 56 आपने इसका निकाल लिया थ्योरेटिकल से, थ्योरी से निकाल लिया। 24 इसका पता है एटॉमिक मास, 32 इसका 56, और जब इसको प्रैक्टिकल किया तो पता चला कि 50 ही आ रहा है। देन परसेंटेज यील्ड क्या होगा बेटा? परसेंटेज यील्ड यहां से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, क्या बोला आपने? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू कितना आया बेटा? लिख दो, एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल यील्ड अपॉन कौन सा? थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड। लिख दो इस बार, कैलकुलेटेड यील्ड और इनटू 100। तो एक्चुअल कितना आया? 50। और बेटा थ्योरेटिकल कितना मिला था? कैलकुलेटेड 56 और इनटू 100। तो ये वैल्यू अगर इसको आप सॉल्व कर देते हैं तो ये करीब आ जाता है कितना? 89.2%, एंड दैट इज द परसेंटेज यील्ड। क्लियर और नॉट क्लियर? परसेंटेज यील्ड आपको समझ में आ गया। दैट इज द परसेंट रेशियो, दैट इज द परसेंट रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड एंड कैलकुलेटेड यील्ड, दैट इज नोन एज द परसेंटेज यील्ड। आइए क्वेश्चन परसेंटेज यील्ड पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज यील्ड क्या है। बेटा मान लीजिए आपको एक रिएक्शन देता है C2H4, यू नो दैट इज द एथिलीन, एथिलीन है, और वाटर में डाला जाता है। वाटर का आपने यूज किया बेटा, तो क्या बना देगा ये? C2H4 का अगर वाटर डालोगे तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बना देगा? ये बना देगा CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल बना देगा बेटा। क्या बना देगा? एथिल अल्कोहल। अब नीचे आपको क्वेश्चन दे देता है क्या कि 46 ग्राम एथिलीन, 4.6 ग्राम एथिलीन गिव्स 4.7 ग्राम एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या बोल रहा है बेटा कि जब एथिलीन को वाटर में मिलाया जाता है तो एथिल अल्कोहल देता है, और 4.6 ग्राम एथिलीन गिव्स 4.7 ग्राम एथिल अल्कोहल। देन what is the percentage yield? परसेंटेज यील्ड क्या होगा बेटा? आपको बताना है कि एथिलीन को वाटर में डाला गया और एथिल अल्कोहल बन गया, लेकिन 4.6 ग्राम जो एथिलीन है वो 4.7 ग्राम एथिल अल्कोहल देता है। तो बताओ परसेंटेज यील्ड क्या होगा? तो चलो बेटा अब यहाँ पे हमें देखना है, क्या देखना है कि एथिलीन का अगर हम बेटा देखें मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कितना आ जाएगा एथिलीन का? C का 12 होता है, तो 12 2 जा 24 और 4 ये कितना हो गया? 28 हो गया बेटा। इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 28 ग्राम हो गया। अच्छा एथिल अल्कोहल का अगर देखें तो ये आपका आएगा 46, आप निकाल लोगे, ये तो निकालने आपको आता है। तो 28 इसका है बेटा और इसका 46 है, ठीक है। तो हमसे ये बोल रहा है कि 4.6 ग्राम C2H4 एथिलीन 4.7 ग्राम एथिल अल्कोहल देता है। तो बेटा पहले हम ये पता कर लें कि
कि जो एथिलीन है आपका 4.6 ग्राम, वो आपको कितना दे रहा है, यानी थ्योरेटिकल वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें, क्योंकि 4.7 वैल्यू जो है बेटा वो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो आपको एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू 4.7। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, देखो कैसे निकालेंगे। तो यहां पे यूनिटरी मेथड लगा दो कि 28 ग्राम एथिलीन C2H4 गिव्स 46 ग्राम C2H5OH एथिल अल्कोहल देता है। तो बेटा 1 कितना देगा, 46/28, तो 4.6 कितना देगा बेटा, 46/28 इंटू 4.6, ये आपको देगा 7.55। ये आपका आ गया बेटा, ये जो वैल्यू आया दैट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू। तो क्लियर हो गया है भाई, थ्योरेटिकल वैल्यू मिल गया और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमको पता है कितना, 4.7 दे ही रहा है। तो परसेंटेज यील्ड हम यहां से अब निकाल लेंगे। नोट कर लीजिए, परसेंटेज यील्ड की अब बात कर लें। तो चलिए परसेंटेज यील्ड यहां से हम लोग निकाल लें। तो लिख दीजिए परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यानी कैलकुलेटेड यील्ड, कैलकुलेटेड यील्ड इनटू 100। तो बेटा कितना आया वैल्यू, एक्चुअल यील्ड कितना आया 4.7, कैलकुलेटेड 7.55 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपको 62.1%। तो डेट इज द परसेंटेज यील्ड। बेटा इस तरह से आज आपने लिमिटिंग रिएजेंट और परसेंटेज यील्ड को बहुत अच्छी तरह से सीखा एंड आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे निकालेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट से हम किसी प्रोडक्ट को, किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट को बड़े आसानी से पता कर लेंगे। साथ ही साथ बेटा हमने क्या सीखा कि परसेंटेज यील्ड क्या है। तो परसेंटेज यील्ड के लिए हमने देखा कि आपको दो यहाँ पे यील्ड पता होना चाहिए, एक एक्चुअल यील्ड दैट इज ऑल्सो नोन एज द theoretical yield and second is the calculated yield, sorry, actual yield that is also known as the experimental yield, not theoretical, and calculated yield or that is the theoretical yield। और इनका जब हम परसेंट रेशियो निकालेंगे तो that is known as the percentage yield। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया। That's all। अब अगले हम लोग एपिसोड में दूसरा कुछ लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।